जाना चाहिए फ्रेश मैंडेट लेने के लिए। प्राइम मिनिस्टर को फ्रेश मैंडेट लेना चाहिए, इलेक्शन अनाउंस करके मैंडेट लेना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं रूबरू इस्लामाबाद स्टूडियो से और मैं हूं आपका मेजबान शौकत पराचा। सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान ने बड़ी खबर दे दी कि साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ कल वतन वापस पहुंच रहे हैं। इमरान खान ने बड़ा मुतालबा कर दिया कि मुल्क में नए इंतखाबात करवाए जाएं। अपोजिशन लीडर सैयद खुर्शीद शाह ने बड़ी वार्निंग दे दी कि इस मुल्क में अब कौमी हुकूमत या टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत की बातें की जा रही हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने बड़ी यकीन दहानी करवा दी कि पाक फौज इस मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ करती भी रही है और आइंदा भी करती रहेगी। हालांकि यहां पर इदारों के दरमियान तसादम की बातें की जा रही हैं। ये हमारे मौज़ूआत हैं। बहुत ही डिस्टिंग्विश्ड मेहमान आज मैंने बुलाए हैं। मेहमानों का मैं तारफ़ करा देता हूं। मेरे पहले मेहमान हैं जनाब हामिद मीर साहब, किसी तारफ़ के मोहताज नहीं, खुद भी एंकर पर्सन हैं, तजिया निगार हैं। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। नाज़रीन, मेरे दूसरे मेहमान हैं, पहली बार मेरे शो में तशरीफ़ ले हैं, मैं इसलिए भी उनको खुश आमदेद कहता हूँ। जनाब सलीम साफ़ी साहब, कालम निगार भी हैं, एंकर पर्सन भी हैं। बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, लाहौर से मुझे ज्वाइन किया है वीडियो लिंक पर नामवर कानूनदान जनाब सलमान अकरम राजा साहब ने। हम तो उनकी बातें सुनकर सीखते हैं आइन और कानून के बारे में। बहुत शुक्रिया राज साहब, आपने वक्त दिया। हामिद मीर साहब, आपसे प्रोग्राम का आगाज करता हूँ। मियां नवाज शरीफ के वापसी की खबर तो आ रही है और वफाकी वजीर सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान इसको कंफर्म कर रहे हैं, लेकिन मैं प्रोग्राम का आगाज उस वार्निंग से करना चाहता हूं। अपोजिशन लीडर सैयद खुर्शीद शाह कह रहे हैं कि यहाँ कौमी हुकूमत या टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत बनाए जाने की खबरें आ रही हैं। आपका क्या मौक़िफ़ है? नहीं पता खुर्शीद शाह किसने कहा है। देखें, बात यह है कि इस मुल्क में एक सुप्रीम कोर्ट मौजूद है और उस सुप्रीम कोर्ट की मौजूदगी में कोई अगर ये बात करता है जी कि टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट लानी है, तो इसका मतलब है कि वो ये सिस्टम डिज़ोल्व करेंगे, पार्लियामेंट को डिज़ोल्व करेंगे। तो वो किस तरह मुमकिन है जब तक कि जो इस वक्त वज़ीर आज़म हैं शाहिद खाकान अब्बासी, वो अगर तैयार ना हो, अगर अपोजिशन लीडर ख़ुद तैयार ना हो, और अगर कोई वो कुछ ऐसा काम कर भी देंगे तो सुप्रीम कोर्ट मौजूद है, वो तो नहीं करने देगी। वैसे मैंने ये सवाल रखा सलमान अकरम राजा साहब के लिए था, आपने मौजू उठा दिया। इसी मुल्क की सुप्रीम कोर्ट तो 3-3 साल आमरों को देती रही है, फर्द वाहिद को आइन में तरमीम का हक भी देती रही है। वो आपने दुरुस्त कहा, लेकिन वो अयूब खान के दौर में जस्टिस मुनीर देता था और ज़ियाउल हक के दौर में जस्टिस अनवारुल हक देता था और परवेज़ मुशर्रफ के दौर में इफ्तिखार चौधरी साहब देते थे। तो इस वक्त तो जनाब ममनून हुसैन साहब पाकिस्तान के सदर हैं और शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो हैं वो वज़ीर आज़म हैं। तो अगर आप ये कहना चाह रहे हैं कि साकिब निसार साहब जो हैं वो किसी डिक्टेटर या आमिर के एजेंट हैं, तो मैं आपसे इत्तेफाक नहीं करता। नहीं, मैं नहीं कह सकता। मुझ पे हमारे मुल्क की आमिद मीर साहब अदलिया की एक तारीख नहीं, अदलिया की तारीख है, नाराज हो या कोई राजी हो, तो अदलिया की तारीख है, तो हमारे सियासतदानों की तारीख नहीं है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब अयूब खान के दौर की पैदावार नहीं है क्या? नवाज शरीफ साहब जनरल ज़ियाउल हक के दौर की पैदावार नहीं है? तो फिर सबके साथ एक ही तरीके से देखें ना, हमें पार्टी नहीं बन जाना चाहिए। और जो भी टेक्नोक्रेट्स या की गवर्नमेंट की बात कर रहा है या कौमी हुकूमत की बात कर रहा है, तो समझता हूँ कि वो एक गैर आईनी बात कर रहा है और कम से कम मैं तो इसको तस्लीम नहीं करता। आप गैर आईनी समझते हैं, इसको तस्लीम नहीं करते। सलीम साफ़ी साहब, आइन के मुताबिक तो इंटरिम इलेक्शन या प्री इलेक्शन हो सकते हैं। इमरान खान ने आज मुतालबा किया है कि नए इंतखाबात कराए जाएं। आप किस नज़र से देखते हैं, क्यों अब कहा जा रहा है? देखिए, मेरे ख्याल में इमरान खान साहब नए इलेक्शन के मुतालबे की हद तक और फौरी नए इलेक्शन के मुतालबे की हद तक हक बजानिब हैं। और इमरान खान साहब तो आपको पता है इशारों के बगैर काम नहीं करते। उनको शायद आज किसी ने इशारा दिया होगा, लेकिन मैंने आज से 3 रोज़ पहले अपने आर्टिकल में जो जंग में छपा था उसमें ये डिमांड किया था कि ये इस वक्त नए इलेक्शन होने चाहिए। जी, मैंने उसमें ये रिक्वेस्ट की थी और डिमांड किया था कि नए इलेक्शन, और उसकी रीज़न भी मैंने ये दी थी
कि देखिए इस वक्त अमलन मुस्लिम लीग नून का और हुकूमत का इख्तियार मियां नवाज शरीफ के हाथ में है। अब वो नाअहल किए गए तो एक तरफ तो खाकान अब्बासी इस वक्त बाकी इंस्टीट्यूशन और मियां नवाज शरीफ के दरमियान फंसे हुए हैं, वो इनको राज़ी करे, उनको राज़ी करे या उनको राज़ी करे। दूसरा, अब मियां नवाज शरीफ साहब और उनकी, यानी आप कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म शायद खाकान अब्बासी पे दबाव है दोनों तरफ से। ज़ाहिरी बात है। और फिर ये कि इस वक्त प्राइम जो मियां नवाज शरीफ साहब हैं वो मुल्क से बाहर हैं, तो ये तो तमाशा लगा हुआ है ना कि प्राइम मिनिस्टर भी उधर जाए, वज़रा भी उधर जाए, फिर ये कि कई वज़रा जो है वो अदालतों में अब इस वक्त मतलूब है, अब उनका भी ये चलता रहेगा। फिर ये ख़ुद मियां नवाज शरीफ साहब की लाइन भी ऐसी नज़र आती है कि अभी तक तो जो है कि वो टकराव की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, तो ज़ाहिर बात है उनका एक दावा है कि मेरे ख़िलाफ़ जो कुछ हुआ है उसको अवाम ने कबूल नहीं किया है। दूसरी तरफ जो है इमरान खान साहब कह रहे हैं या बाकी लोग कह रहे हैं कि नहीं, अवाम जो है उनके ख़िलाफ़ जो कुछ हुआ है अवाम उसके हक़ में है। तो एक तो ये भी पता चल जाएगा इलेक्शन लेके हमेशा ज़ाती और पार्टी मफाद की रोशनी में करेंगे। मैं तो अक्सर कहता हूँ कि ये दोनों एक सिक्के के दो रुख हैं, लेकिन मेरे और आपके लिए, क्योंकि न तो आप लंदन जाके सेटल हो सकते हैं, न मैं लंदन जाके सेटल हो सकता हूँ, न आपकी औलाद को गोल्डस्मिथ पाल रहा है, न मेरी औलाद को गोल्डस्मिथ पाल रहे, तो इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें मुल्क सफ़र कर रहा है। और आप फॉरेन पॉलिसी को और फॉरेन अफेयर्स को कवर करते हैं, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता कि इस वक्त मुल्क को खारजा महाज पे किन चैलेंजेस का सामना है। इन हालात में तो होना ये चाहिए था कि हमारी सिविल मिलिट्री लीडरशिप टोटली एक पेज पे होती और रोज़ाना की बुनियाद पे हमारे यहाँ कैबिनेट कमेटी ऑन नेशनल सिक्योरिटी का इजलास होता। तो मैं उस मुल्क को सफ़र करने के लिए, क्योंकि लोग आते जाते हैं, तो इसलिए अब जब हुकूमत की भी ये सूरत हाल है, ये लोग भी मुतालबा कर रहे हैं, तो जल्द अज जल्द इलेक्शन कराएं, उसमें एक नए सफ़र का आगाज़ हो जाएगा, जो भी आ जाए। चले राय साहब आपकी तरफ आता हूँ। यही क्वेश्चन आपके सामने है कि आइन मौजूद है, पार्लियामान फंक्शनल है, सब काम हो रहे हैं, फिर भी हम सुनते हैं, विस्पर आता है कि जी कौमी हुकूमत आ रही है, टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत आ रही है। आइनी तौर पर यह कैसे मुमकिन हो सकता है? नहीं, ये मुमकिन नहीं है आईनी तौर पे। हामिद मीर साहब ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। देखिए, ये तो नहीं हो सकता कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपनी आशीर्वाद दे दे किसी गैर आइनी कदम को। अगर पार्लियामेंट को गैर आइनी तरीके से ख़त्म किया जाता है, किसी हुकूमत का ऐलान किया जाता है, तो ये बिल्कुल ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी इजाज़त अब सुप्रीम कोर्ट दे सके। लेकिन एक जो सूरत हाल पैदा हो सकती है वो कुछ यूँ है कि वज़ीर आज़म साहब अगर ख़ुद इलेक्शन का ऐलान कर दें और कहें कि हम फ़लाँ तारीख को इलेक्शन कराना चाहते हैं पार्लियामेंट को डिज़ोल्व करके, तो फिर ये इशू पैदा होगा कि अब चूंकि मरदमशुमारी हो चुकी है, सेंसस हो चुका है, तो जो कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं उनका दोबारा तयन किया जाए, और जब तक दोबारा तयन नहीं होता तो इलेक्शन ना कराया जाए। अब अगर उस मरहले पे कोई तात्तुल पैदा होता है, कोई सियासी जमात, खा वो पीपल्स पार्टी हो या MQM हो, वो अदालत जाती है और कहती है कि हमें ये सेंसस काबिल कबूल नहीं है और इसकी बुनियाद पे मरदमशुमारी काबिल कबूल नहीं है, तो फिर मामलात इल्तवा में पड़ सकते हैं। अगर वहाँ कोई ऐसा फैसला आ जाए कि मरदमशुमारी दोबारा कराई जाए कराची की हद तक या सिंध की हद तक, और जब तक ऐसा नहीं होता उस वक्त तक जो इंटरिम गवर्नमेंट है या केयर टेकर गवर्नमेंट है वही काम करेगी, तो वो वाहिद एक तरीका है जिसके ज़रिए केयर टेकर गवर्नमेंट को तूल दिया जा सकता है नए सेंसस के होने तक, और उसके बाद कंस्टिट्यूएंसीज जो हैं उनके तयन के लिए जो भी वक्त दरकार होगा उसकी मुद्दत तक। यानी राय साहब फिर मैं ये समझूं, जो स्टेप्स आप फरमा रहे हैं कि आर्टिकल 50 या 58 या 58A के तहत वजीर आजम कह सकते हैं कि असेंबलियां डिजॉल्व हो जाएं और फिर कोई पिटीशन आ जाए और उसमें प्रे किया जाए कि चूंकि सेंसस क्वेश्चनेबल है और डिलिमिटेशन नहीं हुई तो फिर केयर टेकर गवर्नमेंट प्रोलॉन्ग कर सकती है। ये मुझे वाहिद तरीका नज़र आता है। अगर किसी के जहन में ऐसा कोई मंसूबा है या ऐसी कोई ख्वाहिश है तो फिर हमारे सामने एक तनाज़ा तो है सेंसस के हवाले से। सिंध की दोनों बड़ी जमातें उसको रद्द कर चुकी हैं, तो इसके लिए ये ज़रूरी होगा कि वज़ीर आज़म साहब भी माइल हों और वो असेंबलियों को डिज़ोल्व कर दें। लेकिन अगर वो माइल नहीं भी होते तो अगले साल किसी वक्त मार्च अप्रैल में तो बहरहाल असेंबलियों को डिज़ोल्व करके नए इलेक्शन का ऐलान होना है।
और अगर उसके बाद ये सूरत हाल पैदा होती है कि कोर्ट में पिटिशनें जाती हैं जबकि केयर टेकर गवर्नमेंट कायम हो गई है और अगर अदालत कोई स्टे दे देती है इलेक्शन के हवाले से, तो फिर एक गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए केयर टेकर हुकूमत को तूल मिल सकता है। जी हामिद मीर साहब, आप यू टेंड टू डिसएग्री? नहीं, इसलिए वो उन्होंने एक, क्योंकि आप जबरदस्ती केयर टेकर गवर्नमेंट बनवाना चाह रहे हैं। नहीं, मैं नहीं बनवाना चाह रहा। शाह साहब लीडर ऑफ द अपोजिशन है, एक बड़ी पार्टी से उनका ताल्लुक है। देखें, आप मेरे खाते में आपने खींच तान के सलमान अकरम राया साहब से कोई ना कोई पॉसिबिलिटी जो है निकलवा ली है, तो उन्होंने भी एक टेक्निकल पॉसिबिलिटी बताई है, लेकिन मैं उससे बड़े अदब और एहतराम के साथ उनसे एग्री नहीं करता, इसलिए कि ये उसी सूरत में मुमकिन है कि अगर अपोजिशन पार्टी जो है, अपोजिशन पार्टी इस वक्त कौमी असम्बली में और जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, अगर अपोजिशन पार्टी एग्री करे कि जनाब वक्त से पहले इंतखाबात होने चाहिए, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुफाद में है? मेरा ख्याल है नहीं है, इसलिए कि वो चाहेंगे कि उनकी जो सिंध में हुकूमत है उसको मज़ीद टाइम मिल जाए, वो कुछ मज़ीद काम कर लें। क्या शायद हकान नवाज़ी साहब ये चाहेंगे कि कबल अज़ वक्त इंतखाबात हो जाएँ? वो चाहेंगे कि मार्च 2018 में सेनेट के इलेक्शन से पहले आम इंतखाबात ना हो, क्योंकि ऐसी सूरत में पंजाब में पीटीआई को ज़्यादा सीटें मिल सकती है, सेनेट में मेजॉरिटी उनकी श्रिंक हो सकती है, तो उनकी मेजॉरिटी श्रिंक हो सकती है, तो ये तो अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारने वाली बात है। तो दोनों जो बड़ी पार्टियां हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी, मेरा नहीं ख्याल कि उनके मुफाद में है। वैसे भी आप देख लें कि इस वक्त 8 महीने रह गए हैं, तो क्या जरूरत है, एक अच्छी भली असम्बली जो है उसने अपनी मुद्दत पूरी की है, तो आप जैसे हमारे जो दोस्त हैं वो खींच तान के अगर खुर्शीद शाह साहब के नाम पे कोई टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत बनाने का आपको शौक है तो पिटीशन दायर कर दें। शौक नहीं है, खतरे का इज़हार। खुर्शीद शाह साहब भी यही बात कर रहे हैं, खतरा नहीं है, ये ऐसे ही फजूल देखे ना, वो देखें शाह साहब ने जो बात मेरी बड़े अदब से मेरी गुजारिश, सर कौन करेगा ये? फौज ही कर सकती है ना, और तो कोई नहीं कर सकता। एग्री करते हैं आप उससे? जी जी। तो फौज का सरबराह कमर जावेद बाजवा साहब जो है, उन्होंने 6 सितंबर को जो तकरीर किया GHQ में, जिसमें सामने स्पीकर कौमी असम्बली भी बैठे हुए थे, वज़ीर दफ़ा भी बैठे हुए थे, खुर्शीद शाह साहब भी बैठे हुए थे, वज़ीर खारजा साहब भी बैठे हुए थे, सारे बैठे हुए थे ना। उन्होंने कहा जी रूल ऑफ लॉ, आइन, पार्लियामेंट, जमहूरियत। तो आइन, पार्लियामेंट, जमहूरियत, इसमें से कहाँ पे टेक्नोक्रेट्स फिट बैठते हैं इसमें? क्या कोई मुइन कुरैशी पाकिस्तान आके पाकिस्तान के हालात ठीक कर सकता है? परवेज मुशर्रफ लेके आया था ना एक टेक्नोक्रेट शौकत अजीज को, तो उसने को पाकिस्तान के हालात ठीक किए। तो टेक्नोक्रेट्स के तजर्बात पाकिस्तान में फेल हो चुके हैं, सदारती निज़ाम पाकिस्तान में फेल हो चुका है, डिक्टेटरशिप पाकिस्तान में फेल हो चुकी है। अगर कोई चली है ना चीज, तो ये बेचारी माड़ी सी गंदी पार्लियामेंट जमहूरियत चलती है जिसके आप खिलाफ है। एक चीज की मैं वजाहत कर दूं, हम तो खुद इस खतरे का इजहार कर रहे हैं, हम कोई इसकी चैंपियनशिप नहीं कर रहे, ना हम ख्वाहिश कर रहे हैं। हम तो एक जैसे आप कह रहे हैं, आपके ख्याल में लोग खड़े होके सरेआम कहते हैं सदारती निज़ाम आना चाहिए, लोग सरेआम कहते हैं जमहूरियत फेल हो गई, यहाँ जमहूरियत चल नहीं सकती। हम भी उसी खतरे को शेयर कर रहे हैं। नाजरीन, ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ ने कल कहा था कि हालात कुछ अजीब रुख अख्तियार कर सकते हैं। मेहमानों की राय लेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम रूबरू आप देख रहे हैं इस्लामाबाद स्टूडियो से। हम मुल्क की ताज़ा तरीन सियासी सूरत हाल पर बात कर रहे हैं। ब्रेक आ गई, मैं आपकी तरफ आने वाला था। मियां नवाज शरीफ कह रहे हैं कि हालात अजीब रुख अख्तियार कर सकते हैं। मसलन उनके खिलाफ केसेज हैं वो फिक्स हो गए इस हफ्ते, इमरान खान के खिलाफ केसेज हैं फिक्स हो गए इस हफ्ते, ख्वाजा आसिफ के खिलाफ केसेज हैं फिक्स हो गए इस हफ्ते। आसिफ जरदारी बरी हो गए थे, लेकिन पहले इमरान खान ने सिंध में कहा कि अब उनकी बारी है, फिर जनरल मुशर्रफ ने उनको दौरे कत्ल में मुलव्वस कर दिया। क्या ये भी बड़े लीडर्स को निकालने की एक कड़ी है? नहीं, देखिए, एक तो ये कि जिस बंदे की अपनी हालत अजीब हो जाए तो उसको फिर हालात अजीब हर वक्त नज़र आते हैं। तो मियाँ साहब की तो इस वक्त हालत अजीब हो गई है ना। अब कल तक वो प्राइम मिनिस्टर थे, आज जलावतन है, एक लिहाज से मुल्क नहीं आ सकते, अदालतों में दरकार हैं। दूसरी बात ये कि ये चीज़ें भी हैं कि पस पर्दा बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। मसलन जरदारी साहब को जो रिलीफ मिलने लगा है तो ये ऐसे हवा में नहीं मिलने लगा है, बल्कि उन्होंने ईंट से ईंट बचाने की बात की थी, उनको मार पड़ी और उस मार में नवाज शरीफ साहब ने उनको तनहा छोड़ दिया। तो उसके बाद जरदारी साहब लग गए ईंट से ईंट बजाने की बजाय ईंट से ईंट लगाने के लिए। तो वो बड़ी हद तक उन्होंने ईंट से ईंट जोड़ दी और इसलिए उनको ये रिलीफ मिल गया। लेकिन ये जो पहली बात है ना कि मेरे ख्याल में ये इन सारी अफवाहों को तोड़ने का और इसका ख़त्म करने का इलाज भी यही है
कि आइन के मुताबिक प्राइम मिनिस्टर इलेक्शन कबल अज़ वक्त असम्बली तोड़ दे, कबल अज़ वक्त इलेक्शन का ऐलान कर दे। मैं भी इस राय से इत्तेफाक करता हूँ कि पहली बात तो ये कि किसी टेक्नोक्रेट हुकूमत की गुंजाइश आइन में नहीं है, और ये पाकिस्तान जैसे मुल्क में भी पॉसिबल नहीं होता। आप इत्तेफाक करते हैं ना इनसे? अच्छा देखिए, मैं इत्तेफाक करता हूं, बट मैं एक सियासत का अदना तालिब इल्म हूं, आप बड़े जर्नलिस्ट हैं। इस मुल्क में कब नहीं हुआ ये? नहीं, मैं उस पे आता हूँ, मैं उस पे आता हूँ कि मैं जब से सहाफत में आया हूँ उस वक़्त से हर वक़्त ये एक ख्वाहिश भी होती है कुछ हलकों में, और उसके लिए जो है लोग जाके चक्कर भी लगाते हैं ना भी। लेकिन अल्लाह आपका भला करे, मैं यही बात अच्छा, आप दोनों के सामने, तीनों के सामने पाकिस्तान में दो चीजें होंगी, इसके अलावा तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है। या तो मार्शल लॉ होगा, जब मार्शल लॉ हो तो फिर डिक्टेटर की जिस तरह मुशर्रफ के हाथ में, ठीक है, फिर तो टेक्नोक्रेट करे ना, या फिर यही जमहूरियत होगी, इसी तरीके से हुकूमत आएगी, इसी तरीके से चलेगी। तीसरा रास्ता कोई नहीं है। ये लोगों की अगर किसी की ख्वाहिश है या किसी की न ख्वाहिश है, लोगों में खौफ है। साफी साहब यकीन माने, जो मैं बार बार शाह साहब की बात कर रहा हूँ, खौफ है लोगों में। मैं उससे इत्तेफाक करता हूँ, हमें कोई खौफ नहीं है ऐसी की तैसी उन लोगों की। मैं लोगों में देखिए, खौफ जिसने महसूस करना है वो फिर मार्शल लॉ से करे, ठीक है। मैंने आपको बता दिया कि तीसरा रास्ता है, तीसरा रास्ता है नहीं, या जमहूरियत होगी यही या मार्शल। ये जो बड़ी राजा साहब ने बात की है ना, देखें उसमें भी मसलन मैं अगर कबल अज़ वक्त इंतखाब का मुतालबा करता हूँ या खान साहब, तो खान साहब को फिर एक चीज़ है कि जो निगरान हुकूमत होगी वो मरकज़ में बनेगी पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की मर्जी से, जो आइन के मुताबिक। आइन जो खैबर पख्तूनख्वा में निगरान हुकूमत बनेगी वो बनेगी इमरान खान साहब और मौलाना फजल रहमान की मर्जी से, जो सिंध में बनेगी वो बनेगी पीपल्स पार्टी और एमकेएम की मर्जी से। तो उसी के मुताबिक होंगे, उसी के मुताबिक सिस्टम चलेगा। किसी ने अगर फिर उसको तवसीह देनी है तो दे। इसी नुक्ते पे रहिए। राज साहब आपकी तरफ आऊंगा। मैंने केसेस की बात की, केसेस अब आ रहे हैं समाअत के लिए, आपकी कानूनी राय जानना चाहता हूं। शरीफ फैमिली के केसेस लग रहे हैं 26 तारीख को, वो अगर पेश नहीं होते क्या मुश्किलात हो सकती हैं? उनको पेश होना चाहिए या नहीं? देखिए, हमारे यहाँ एक उसूल है जो कि नैब के कानून पे भी जिसका इतलाक होता है कि ट्रायल इन एब्सेंशिया नहीं हो सकती, यानी कि अगर मुल्जिम अदालत के सामने हाजिर नहीं है तो उसकी ट्रायल नहीं होगी। एनआरओ के ज़रिए इसको तब्दील करने की कोशिश की गई थी, एक शिक डाली गई थी कि नैब के कानून के तहत ट्रायल जो है मुल्जिम की गैर मौजूदगी में भी हो सकती है, लेकिन उसको सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था। लिहाजा अगर मुल्जिमान अदालत के सामने नहीं होते तो ट्रायल नहीं होगी। अब इस बुनियाद पर अगर हम आगे चलें कि क्या किसी को फ़ायदा है पेश होने में या फ़ायदा नहीं है पेश होने में, अगर आप पेश नहीं होते तो आप एब्सकॉन्डर करार दिए जाएंगे, यानी कि एक हैसियत मफरूर की हो जाएगी। उसका अपना एक कानूनी तरीक़ाकार है और उसके तहत अदालत इल्तजा या हुक्म दे सकती है कि कानून के मुताबिक मुल्जिम को पाकिस्तान में लाने की जो कार्रवाई है वो की जाए। उसमें इंटरपोल का मामला भी आ सकता है। क्या उस हद तक अदालत या हुकूमत फिर जाएगी, ये बाद की बात है। लेकिन सरे दस्त अगर मुल्जिमान किसी भी नैब के मुकदमे में अदालत के सामने पेश नहीं होते तो जो बुनियादी मुकदमा है उसकी ट्रायल तो नहीं चल सकती, लेकिन उनके मफरूर होने के हवाले से कार्रवाई चल सकती है। राज साहब इसी नुक्ते पे रहिए। नाजरीन, मुझे शॉर्ट ब्रेक का कहा जा रहा है, शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, वापसी पर हम इसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक नाजरीन। आसिफ अली जरदारी ने एक दिन कहा कि अगर आइंदा हालात देखने हैं तो मरियम नवाज साहिबा की तकरीर गौर से सुने। आपने भी सुनी होगी। मेरा ख्याल है आसिफ अली जरदारी साहब का मकसद था कि वो कुछ नजर आने वाले और कुछ ना नजर आने वाले लोगों की बात थी। नवाज शरीफ कल कह रहे थे कि कालादम तंजीमें इलेक्शन लड़ रही हैं, इस पे मुल्क के तमाम जमहूरियत पसंदों को, जमहूरी लोगों को तशवीश है। क्या अब तसादम नजर आ रहा है आपको इदारों के दरमियान? अगर नवाज शरीफ साहब ने यह कहा है तो ये तो खुद उन्होंने अपने आप पर अदम एतमाद कर दिया है, क्योंकि मरकज़ में भी उनकी हुकूमत है, सूबे में भी उनकी हुकूमत है। और शाहिद हक्कान अब्बासी साहब से पहले नवाज शरीफ साहब के एक बहुत दरीना साथी चौधरी निसार अली खान साहब जो हैं वो वज़ीर दाखिला थे। और सुप्रीम कोर्ट का जो कोयटा इंक्वायरी कमीशन है उसमें जो जस्टिस फायद ईसा साहब की रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट का जो पेज 78 है उस पर पूरी चार्जशीट है इसी हवाले से
कि जो नेशनल एक्शन प्लान था उस पर अमल दरामद नहीं हुआ और जो कालादम तंजीमें हैं उनकी सरगर्मियों को रोका नहीं गया। तो नवाज शरीफ साहब जो हैं उस वक्त उनको जब ये हमने मशवरा दिया था कि जो कोयटा इंक्वायरी कमीशन है उसके ख़िलाफ़ आप सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की बजाय उसमें जो सिफारिशात हैं उस पर अमल दरामद करें, तो उन्होंने ये बात नहीं सुनी और अपील दायर कर दी। तो ये जो बात किया नवाज शरीफ साहब ने ये बिल्कुल दुरुस्त किया, लेकिन ये बात तो उन्होंने खुद अपने खिलाफ कर दिया ना, अपनी हुकूमत के खिलाफ कर दिया। अच्छा, अब इस पे आप ये कहेंगे जी वो हमारे तो कंट्रोल में नहीं है, ये तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है। यही मरियम नवाज साहब ने कहा था ना, कुछ नजर आते हैं कुछ नजर भी नहीं आते। अब उन्होंने उसमें यह भी कहा था कि जनाब हमारे कुछ कारकुन उठा लिए हैं, तो शौकत पराजा साहब एक दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, 3 दफ़ा मैंने इस इशू को उठाया और वो जो उनके मिनिस्टर हजरात थे जो कहते थे कि बंदे उठा लिए हैं, उनसे कहा कि बताएं कि किसने उठाए हैं, लाइव प्रोग्राम में कहा बताएं किसने उठाए हैं। उनसे कहा जी कि ये जिस बंदे को जो नज़ीर भट्ट साहब से वो वापस आ गए तो तलाल चौधरी ने उनको अपने साथ बिठा के प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मैंने कहा अब तो ये आपके साथ बैठे हैं, इनसे पूछें इनको किसने उठाया। नहीं बताया, कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई। एक थे नदीम वाई साहब, उनको कहा, उनके बारे में बताया गया जी कि इन पे इतना तशद्दुद हुआ है बोल नहीं सकते। मैंने कहा अच्छा इनकी मेडिकल रिपोर्ट नहीं है कोई रिपोर्ट दर्ज कराई है आपका प्रोग्राम हमने। तो बात यह है प्राजा साहब के वो इल्जामात लगाते हैं, उनकी इस वक्त ना एक डबल पॉलिसी चल रही है। एक तरफ शाहिद मुस्लिम लीग की, जी नवाज शरीफ साहब की, ठीक है, एक तरफ शाहिद खान अब्बासी और ख्वाजा आसिफ साहब और बाकी जो वज़रा हैं उनको ये इंस्ट्रक्शन है कि आपने इस्टेब्लिशमेंट के साथ चलना है। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में वीकली मीटिंग होती है, वो GHQ में जाते हैं, वो कहते हैं, ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि जो पनामा केस का फैसला आया इसमें सुप्रीम कोर्ट या फौज ने हमारे खिलाफ कोई साजिश नहीं की। एक तो ये मौक़िफ़ है। दूसरी तरफ मरियम नवाज शरीफ साहबा का मौक़िफ़ है, दरमियान में नवाज शरीफ साहब खड़े हैं। तो अब आप बताएं कि वो क्या चाह रहे हैं। वो ये चाह रहे हैं कि मार्च 2018 तक हुकूमत चलती रहे, हुकूमत के जो वज़रा हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ बना के रखें और मरियम नवाज और मैं हम एंटी इस्टेब्लिशमेंट पॉलिटिक्स का पोस्टर दें। जैसे ही मार्च 2018 का सेनेट का इलेक्शन गुजर जाएगा तो फिर हम अपनी असल एंटी इस्टेब्लिशमेंट पॉलिटिक्स शुरू करेंगे जिसका मकसद इलेक्शन में कामयाबी हासिल करना होगा। तो ये उनका गेम प्लान है, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये कन्फ्यूजन की पॉलिटिक्स है, ये चलेगी नहीं। सलीम साफी साहब, इंतखाबी इस्लाहात का बिल पास हुआ और आपको मालूम है वो सेक्शन आ गया कि नाअहल शख्स सदारत का, पार्टी सदारत का अहल है। कल मैंने मुसद्दिक मलिक साहब को बुलाया था, वो कह रहे थे कि पार्लियामान ने जो बिल पास किया है ये पार्लियामान ने एक तरह का रद्द अमल दिया है जो इदारे मुदाखलत कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे? ये पार्लियामान में तमाम सियासी जमातों के उस बिल को एक्चुअली इमरान खान साहब भी पास करवाना चाहते मैं यही गुजारिश कर रहा हूं। और उस बिल को MKM ने वोट दिया, PTI का आप बता रहे हैं, क्योंकि देखिए इन सब पार्टियों को एक तो ये है कि ये बिल्कुल ऑब्वियस है कि अगर मेरिट पे अदालती कार्रवाई चलती है तो इमरान खान की डिस्क्वालिफिकेशन बिल्कुल दीवार पे लगी हुई है। पीपल्स पार्टी की क़यादत अब चंद दिनों के लिए उनको छुट्टी मिल गई है, अदरवाइज वो भी हर वक्त अदालतों से कटहरे में होते हैं। MKM की भी यही हालत होती है और उनके साथ ये सब मुस्लिम लीग नून के साथ हो चुका है। तो ये जो कानून है और ये तीनों यानी इमरान खान नवाज शरीफ से बड़े डिक्टेटर है अपने मिजाज में, आप उनकी पार्टी के अंदर देखें, और नवाज शरीफ उनसे बड़े डिक्टेटर है। ये लोग अपनी पार्टी को अपने हाथों में रखना चाहते हैं। तो ये से हमारे तीनों बड़े लीडर्स जो हैं इनका काम आसान होता है और ये कानून इन तीनों के रास्ते में रुकावट था। तो वो इमरान साहब भी ये सोचते हैं कि इसके बाद मामला उनके कंट्रोल में रहेगा, नवाज शरीफ भी ये चाहते हैं, इसलिए दरपर्दा, वरना ये कोई मजाक है या क्या इनको पता नहीं था PTI के सेनेटर्स को? अच्छा, पीपल्स पार्टी का वहाँ पे चेयरमैन है, वो अगर ना चाहते तो ये कुछ काम वो हो सकता था यानी। अच्छा, अब वो कल मैं ये ड्रामा देख रहा था कि जी खान साहब आप सेनेटर से पूछ रहे हैं कि तुम लोग सेनेट में, यानी इन लोगों के कौल फैल का तजाद देखें। नहीं तो MKM ने भी इमरान खान पूरे साल में डॉक्टर फारूक सत्तार साहब ने भी इमरान खान पूरे साल में 2 दिनों के लिए असेंबली के अंदर गए हैं और वो जो है उधर जाके अपने सेनेटर का इस पे एहतसाब करेंगे। अच्छा, वो सेनेटर भी इतने गुलाम बना दिए कि उनसे ये पूछ नहीं सकते कि सर आप तो खुद 2 दिन के लिए गए और हमें कहते हैं कि 1 दिन गैर हाजिर किया। तो ये सारे ड्रामाबाजी हो रही है, तीनों को चाहिए था। एक बात मैं आपको बता दूं, मैं वहां मौजूद था जिस वक्त ये सारा हुआ था। नोमान वजीर साहब जो PTI के सेनेटर हैं वो थ्रू आउट हाउस में मौजूद थे। जैसे ही ये लेजिस्लेशन आई
203 बाइकआउट कर गए, नहीं, उठ हाँ, गए। वो उठ के चले गए। इसके अलावा एक पीटीआई के सेनेटर है ब्रिगेडियर रिटायर्ड विलियम, वो भी मौजूद नहीं थे। पीपल्स पार्टी के रहमान मलिक साहब मौजूद नहीं थे, नबी बख्श बंगश साहब मौजूद नहीं थे, और इसके अलावा उनके उस्मान सैफुल्लाह साहब मौजूद नहीं थे, सिराजुल हक साहब मौजूद नहीं थे। लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ थी वो ये थी कि जो एमक्यूएम के मियाँ अतीक साहब हैं वो मुसलसल मुस्लिम लीग नून के वज़रा के साथ सरगोशी में मसरूफ़ थे। पूरी एमक्यूएम बाहर चली गई, पूरी एमक्यूएम बाहर चली गई, और मियाँ अतीक साहब बैठे रहे और उन्होंने वोट दिया। और निहाल हाशमी साहब जिनको मुस्लिम लीग नून कहती है पार्टी से निकाल दिया है, वो भी एक्सपोज हो गए, उन्होंने भी मुस्लिम लीग नून को वोट दिया। नहीं, लेकिन ये बताइए, ये जो फिर इंप्रेशन है कि ये पार्लियामेंट ने रद्द अमल दिया है मुदाखलत का दीगर इदारों के खिलाफ, नहीं, ये बिल्कुल नहीं है, उसकी बिल्कुल ये गलत बात है। ठीक है, मुस्लिम लीग नून ने एक आईनी तरीके से बिल मंजूर करवाया, लेकिन इसमें पीपल्स पार्टी और पीटीआई की इनकम्पिटेंस शामिल है, एमक्यूएम की डबल गेम शामिल है, एमक्यूएम की डबल गेम शामिल है। उसने फ्लर्ट किया दोनों के साथ, पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों के साथ। और फाटा के कुछ जो हमारे मोहतरम अरकान सेनेट थे, वो आपको पता है वो किस तरह वोट देते हैं, और निहाल हाशमी साहब जो है उनका भी वोट है, और सिराजुल हक साहब भी नहीं आए। तो देखें, इसमें आप ये ना कहें कि जनाब ये रद्द-ए-अमल है, ये जो भी है, बहरहाल ये साफी साहब सही कह रहे हैं कि इसमें सबका इंटरेस्ट है, सबका मफाद है। पीटीआई की खामोश तायद शामिल थी। ये वक्त के साथ साथ पता चलेगा ये इमरान खान साहब जो है ना, ये नवाज शरीफ से भी बड़े एक्टर है, डबल गेम उनसे भी ज्यादा ये कहते रहते हैं, ये खामखा जो है लोगों को, तो सबका फायदा है इसमें। तो और जरदारी साहब को तो फायदा ही था। एमक्यूएम ने तो मियां अतीक को नोटिस दे दिया। अच्छा, सेनेट का चेयरमैन पीपल्स पार्टी का है, उनको पता था कि क्या चीज एजेंडे पे आएगा। पीपल्स ये मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ। मियां रजा रबानी साहब जो है, उन्होंने लंच ब्रेक के दौरान चौधरी एतजाज हसन को, मेरे सामने, मैं इसका आई विटनेस हूँ, मियां रजा रबानी ने कहा कि देखें आज एमक्यूएम आपको वोट नहीं देगी, पीटीआई वाले मौजूद नहीं है, आप ये 203 आज मूव ना करें, आपको डिफीट हो जाएगी। तो चौधरी एतजाज हसन साहब ने कहा कि अगर हम आज जीत भी जाते हैं तो ये मुस्लिम लीग नून जॉइंट सेशन में चली जाएगी और वहां पे करवा लेंगे, तो इसलिए ठीक है, इसको आज होने दो। लेकिन इसमें मैं एक जो नुक्ता बार बार उठा रहा हूं वो ये है कि एमक्यूएम ने तो मियां अतीक को नोटिस दे दिया कि तुमने वोट क्यों दिया है। क्या पीटीआई ने नुमान वजीर से पूछा है कि तुम क्यों गायब हुए? आप नुमान वजीर साहब जो है वो पार्लियामेंट हाउस की बिल्डिंग के अंदर मौजूद थे, लेकिन आए नहीं ऐवान में, चले गए, बाहर खड़े रहे, नहीं गए भी नहीं, बाहर खड़े थे, अंदर नहीं आए। अंदर नहीं आए। राज साहब, आपकी तरफ आऊंगा। कुछ सियासी लीडर्स अब ये कह रहे हैं कि हम इस पर्टिकुलर लॉ के खिलाफ अदालत में जाएंगे। किन ग्राउंड्स पे इसको चैलेंज किया जा सकता है? देखिए, कोई बहुत मजबूत ग्राउंड तो नज़र नहीं आता। ये अब पार्लियामेंट की विल है, पार्लियामेंट की ख्वाहिश है, उनका आईनी हक है कि वो कानून साजी करें। इस पे ये कहना कि एक शख्स अगर पार्लियामेंट का मेंबर होने के हवाले से नाअहल है तो वो पार्टी का सरबराह भी नहीं हो सकता, कोई इसमें आईनी उसूल ऐसा नहीं है जो पामाल होता हो। एक कोई अखलाकी या सियासी आप कह सकते हैं उसूल शायद इसके बरक्स हों, वो भी वाज़ेह नहीं है बात कि एक शख्स जो वोट दे सकता है, जो सियासत में सरगर्म रह सकता है, जलसे कर सकता है, वो पार्टी का लीडर क्यों नहीं हो सकता। उस पर जो पाबंदी है वो मेंबर होने की हद तक है और वो बड़ी मखसूस पाबंदी है आइन और कानून के तहत, लेकिन बाकी उसकी हैसियत बतौर शहरी के तो कायम है। वो सियासी अमल में, वोट देने के अमल में चूंकि शामिल रह सकता है, इसलिए एक बहस की जा सकती है कि वो पार्टी का सरबराह भी हो सकता है। लिहाजा इस हवाले से देखा जाए तो कोई बहुत ताकतवर दलील या ग्राउंड नज़र नहीं आता जिसकी बुनियाद पर इस कानून को अदालत रद्द करे। लेकिन बहरहाल लोग कोशिश ज़रूर करेंगे और एक कुछ ना कुछ एक मुकदमा चल पड़ेगा, कुछ अरसा वो अखबारों और मीडिया की जीनत भी रहेगा, उसके बाद हम देखेंगे क्या फैसला होते हैं। लेकिन इस वक्त मुझे नहीं नज़र आता कि इस कानून को अदालत रद्द कर सके। अच्छा, मैं इस पर यह कहना चाहता हूँ कि राजा साहब जो है ना वो आईनी तौर पर तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ, इसको आप सियासी और इखलाकी तौर पर गलत कह सकते हैं, लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है हिंदुस्तान, वहाँ पे एक मिसाल मौजूद है। लालू प्रसाद यादव जो है वो राष्ट्रीय जनता दल के सरबराह भी थे और चीफ मिनिस्टर भी थे बिहार के। उनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने करप्शन के एक केस में सजा दी और वो नाअहल हो गए, लेकिन वो अभी तक राष्ट्रीय जनता दल के सदर हैं और अभी तो कोalition पार्टनर थे नीतीश कुमार के। पिछला इलेक्शन जीता अभी भी है, मोदी के खिलाफ। काफी सिमिलैरिटी है उनकी इस सारे मामले में कि उन्होंने अपनी बीवी जो है राबड़ी देवी
उसको सियासत में लेके आए, चीफ मिनिस्टर उसको चीफ मिनिस्टर बनाया। फिर वो नीतीश कुमार जब बने चीफ मिनिस्टर तो उन्होंने अपना जो बेटा है उसको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनवा दिया, क्योंकि वो पार्टी के सदर हैं। तो ये दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत जो है उसमें एक मिसाल मौजूद है। और मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को काफ़ी मुश्किल पेश आएगी जब शेख रशीद अहमद साहब पटिशन दायर करेंगे, क्योंकि उन्होंने ऐलान कर दिया जी हाँ। तो वहाँ पे अक्सर शेख रशीद साहब ने पिछला जो पनामा केस था उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बहुत से फैसलों को कोट किया था, तो यहाँ जरा उनको मुश्किल हो जाएगी। राय साहब, आईनी तौर पर आइन का आर्टिकल 239 है, उसकी क्लास 5 और क्लास 6 बड़ी क्लियर हैं कि पार्लियामान तरमीम कर सकती है, और क्लॉज 6 तो कहती है फॉर द रिमूवल ऑफ एनी डाउट। फिर भी इसको एडमिसिबल करार दिया जा सकता है, इसको चैलेंज किया जा सकता है। अगर पार्लियामान तरमीम कर सकती है आइन में, तो पार्लियामान, ये तो सिंपल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है, ये तो तरमीम का मजमुआ भी नहीं है। नहीं, देखें, वो जो आर्टिकल 239 की एक तरह से हिफाजत थी, वो तो बहरहाल मिलिट्री कोर्ट्स वाले मुकदमे में वो भी सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से रद्द कर दी है। लेकिन ये जो मामला है ये आईनी तरमीम का नहीं है, ये तो महज एक आम कानून साजी के जी, तो आम कानून के हवाले से तो कोई जरा भी इबाम नहीं है कि अदालतें, वो हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, वो आम कवानीन को खिलाफ आइन करार दे के रद्द कर सकती हैं। उस हवाले से आर्टिकल 239 का कोई लेना देना नहीं है। आर्टिकल 239 ये कहता है कि अगर आईनी तरमीम होगी तो उसको तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा कि अदालतें आईनी तरमीम को नहीं देख सकती, रद्द नहीं कर सकती। जब आईनी तरमीम की बात सलमान अकरम राजा साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। सलीम साफी साहब, बहुत शुक्रिया। जनाब हामिद मीर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। नादरीन, मुल्क को दरपेश सिक्योरिटी चैलेंजेस के हवाले से तो आज जनरल कमर जावेद बाजवा, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ने बाकायदा तौर पर कह दिया कि हम कुर्बानियां देते आए हैं और मुल्क के दिफा का हमने हल्फ उठाया है। लेकिन अवाम को इन मुनाफाखोरों और इन लूटने वालों से कौन बचाएगा कि मसलसल टमाटर की कीमत 150 से 200 रुपए पर किलोग्राम मुल्क में जा रही है। अपने मेजबान शौकत पराचा को प्रोग्राम रूबरू से इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।